हर बार की तरह इस बार भी भयंकर गर्मी पड़ रही थी और एक परी जिसका नाम था सिंड्रेला वो गर्मी से बहुत परेशान थी। उफ, कितनी गर्मी है। मुझे लगा परी लोक में ही गर्मी होगी, लेकिन पृथ्वी लोक में तो उससे भी ज्यादा गर्मी है। ओह, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? तभी सिंड्रेला परी को गोले वाला आदमी दिखाई दिया। ये देख सिंड्रेला परी के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, बर्फ का गोला। मैं ये ठंडा ठंडा गोला खा लेती हूँ, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और कम से कम इस गर्मी से थोड़ा बहुत छुटकारा तो मिलेगा मुझे। इतना कहकर सिंड्रेला परी तुरंत उस गोले वाले के पास गई। गोले वाला इतनी सुंदर परी को देख मुस्कुराते हुए बोला, आओ परी मैडम, कौन सा गोला खाएंगी आप? एकदम हॉट गोला आपकी तरह या फिर एकदम कूल बिल्कुल मेरी तरह? मुझे ऐसा गोला बना कर दो जिससे गर्मी से मुझे थोड़ी बहुत राहत मिले, समझ गए? जी परी मैडम, मैं अभी आपके लिए A1 बर्फ का गोला बना कर देता हूँ। आप भी क्या याद करेंगी कि किसके हाथ का बना गोला खाया है, फिर आप बार बार मेरे ही ठेले पे आएंगी। गोले वाले ने ऐसा कहकर फटाफट से सिंड्रेला परी के लिए एक बर्फ का गोला बनाया। बर्फ का गोला खाते ही सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, वाओ, मजा ही आ गया भैया, एक और गोला बनाना। जी परी मैडम, अभी लो। गोले वाले ने दोबारा से सिंड्रेला परी को एक और गोला बना कर दिया, लेकिन सिंड्रेला परी को बर्फ का गोला इतना अच्छा नहीं लगा। वो बार बार गोले वाले को गोला बनाने के लिए बोलने लगी। बेचारा गोले वाला बहुत थक गया और मन ही मन बोला, ये परी तो मेरे सारे गोले खा गई। ये परी है या चुड़ैल? भागो यहाँ से, मेरे तो हाथ ही दर्द होने लगे परी को गोला बना बना कर देते देते। ये कहते हुए गोले वाला अपना ठेला वहीं छोड़ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये देख सिंड्रेला परी चिल्लाते हुए बोली, अरे सुनो भाई, ओ गोले वाले, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरे लिए एक और गोला तो बना दो। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो ये गोला बनाना आता ही नहीं। उफ, कितनी गर्मी है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। देखती हूँ आगे चलकर गर्मी से राहत पाने का दूसरा कोई सामान मिल जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला परी गांव से दूर शहर के एक बाजार में पहुंची। वो बाजार में घूम ही रही थी कि तभी उसे एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखाई दी। वो अचानक एकदम दुकान के बाहर रुककर बोली, उफ, इतनी सड़ी गर्मी में इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे वाह, कितनी ठंडी हवा है। सिंड्रेला ने देखा सामने एसी चल रहा था और हवा वहीं से आ रही थी। सिंड्रेला परी तुरंत दुकान के अंदर चली गई। अरे वाह, यहाँ तो बड़े कमाल की दुकान है। इस दुकान में तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही। कहाँ मैं सड़ी गर्मी में बाहर घूम रही थी, अब तो पूरी गर्मी भर मैं यहीं पर रहूंगी। तभी दुकान का नौकर सिंड्रेला परी को देखते ही फौरन मालिक के पास गया और बोला, मालिक, हमारी दुकान में पंखों वाली औरत घुस आई है। वो बड़े मजे से एसी के सामने बैठकर हवा खा रही है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पंखों वाली औरत, ये कौन सी बात है? चल मुझे दिखा, वो औरत कहाँ है? नौकर दुकान के मालिक को लेकर उस जगह गया जहाँ पर सिंड्रेला बैठी हुई थी। वो दोनों चुपके से सिंड्रेला परी को देखने लगे। अरे ये कितनी सुंदर है, हमारे शहर की तो नहीं लगती, पर ये आई कहाँ से है और इसने अपने शरीर में पंख क्यों चिपका रखे हैं? चल चलकर पूछते हैं। इतना कहकर दुकान का मालिक सिंड्रेला परी के पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, आप कौन है देवी जी, और मेरी दुकान में इस तरह अंदर कैसे घुस गयी? मैं सिंड्रेला परी हूँ। बाहर इतनी गर्मी थी और तुम्हारी दुकान बर्फ की तरह इतनी ठंडी हो रही है, इसलिए गर्मी से बचने तुम्हारे दुकान के अंदर चली आई। तुम परी हो? तुम मुझे पागल बना रही हो। जल्दी बताओ, तुम कहाँ से परी की यूनिफॉर्म चुरा कर लाई हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सिंड्रेला है। लेकिन दुकान के मालिक को सिंड्रेला परी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लगता है ये लड़की अपने आप को परी समझती है, लेकिन जो भी हो, है बड़ी सुंदर। मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसा सोचकर दुकान का मालिक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि तभी अचानक दुकान की लाइट चली गई। लाइट जाते ही सिंड्रेला परी का हाल गर्मी से बेहाल हो गया। उसे घबराहट होने लगी। अरे ये क्या, अभी अभी तो मुझे गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, कितनी ठंडी हवा आ रही थी, अचानक हवा आनी बंद कैसे हो गई? उफ, कितनी गर्मी लग रही है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर यहाँ रही तो मेरा दम घुट जाएगा। ये कहते हुए सिंड्रेला परी वहाँ से जाने लगी। तभी दुकान का मालिक बोला, सुनो मैडम, आप कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको तो जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। होश में तो हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? हम परियां किसी से शादी नहीं करती। प्लीज मुझसे शादी कर लो मैडम, प्लीज।
उफ, गर्मी से ही मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से ये बेवकूफ इंसान मुझे परेशान कर रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला फौरन उस दुकान से बाहर निकली और बेचारा दुकान वाला मुंह देखता रह गया। वहीं सिंड्रेला जैसे ही दुकान से बाहर निकली उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उस पेड़ के पास एक कार आकर रुकी। उस कार में 3 लड़कियां बैठी हुई थीं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम टीना था वो बोली, यार काजल, जल्दी से सुरभि को फोन लगा और उसे फोन पर बोल अगर 5 मिनट में यहाँ नहीं पहुँची तो हम उसे छोड़कर अकेले मसूरी चले जाएंगे। अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं कब से उसे फोन मिला रही हूँ, बस 2 मिनट में आती हूँ बोल रही है। तो एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, वरना हमें मसूरी जाने में लेट हो जाएगा। वैसे भी मुझे यहाँ की सड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे तो मसूरी की ठंडी हवाओं में जाकर एंजॉय करना है। उन तीनों की बातें सुन रही सिंड्रेला परी बहुत खुश हो गई। फिर वो फौरन उनकी गाड़ी में बैठ गई। ये देख उनमें से एक लड़की बोली, अरे अरे, तुम कौन हो और हमारी गाड़ी में कैसे बैठ गई? जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ मसूरी जाना है, मैं भी वहाँ जाकर एंजॉय करूँगी। पर तुम हो कौन? हम अपनी सहेली का वेट कर रहे हैं, तुम मसूरी जाने के लिए बस पकड़ लो। नहीं, इतनी गर्मी में मैं बस में नहीं जाऊंगी। पर मैडम तुम हो कौन, पहले ये तो बताओ, तुम किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेकर आ रही हो क्या? ये पंख और इतनी गर्मी में कितना भारी गाउन पहन रखा है तुमने। मैं एक परी हूँ। व्हाट, परी? पर परियां तो किताबों में होती थी ना, अचानक किताबों से बाहर निकलकर कैसे आ गई? इट्स टू फनी। तुम्हें पागल बनाने के लिए हम तीनों ही मिली थी। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। अब बस बहुत हुआ, मजाक करना बंद करो। अगर तुम सच में परी हो तो अपने आप मसूरी उड़कर क्यों नहीं चली जाती? हमारी गाड़ी में क्यों बैठी हो? तुम्हारे पास तो पंख है ना, उड़ के चली जाओ। वो दरअसल बाहर बहुत तेज गर्मी है ना, और सूरज की धूप से मेरा स्किन जल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में जाना चाहती हूँ। सिंड्रेला परी की बात सुन तीनों सहेलियाँ पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। ओह माय गॉड, मेरा तो पेट दर्द होने लगा। ये लड़की हमारा रास्ते भर अच्छा टाइम पास करेगी। चलो यार चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो रही है। सुरभि को फोन करके कह दो हम जा चुके हैं। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि गाड़ी पंचर हो गई। ये देख टीना बोली, ओह शिट, गाड़ी पंक्चर कैसे हो गई? अब हम मसूरी कैसे जाएंगे? लगता है अब हमें बस में बैठकर मसूरी जाना पड़ेगा। चलो बस का वेट करते हैं। ऐसा कहकर तीनों बस का वेट करने लगी। धूप बहुत तेज हो रही थी। इतने में बस भी वहाँ आ पहुँची। तभी टीना बोली, चलो मैडम परी, बस आ गई है, आओ बैठो, बस में बैठकर मसूरी चलते हैं। यहाँ बैठी रहोगी तो कोई दूसरा बस नहीं मिलने वाला। हम शहर से बहुत दूर आ चुके हैं। नहीं नहीं, तुम तीनों बस में बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना बस में, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। चलो टीना मोना, हम चलते हैं। परी मैडम अपने उड़न खटोले में बैठकर मसूरी आ जाएगी। ये कहते हुए तीनों लड़कियां बस में बैठकर वहां से चली गईं। वहीं सिंड्रेला परी गर्मी से बेहाल ठंडक की तलाश में भटक रही थी। तभी उसे कुछ औरतें मटका लेकर जाते हुए दिखाई दी। वो आपस में बातें करते हुए जा रही थी। अरे जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो, हमें जल्दी से नदी में पहुंचना है और पानी भरकर वापस भी तो लौटना है। और करें भी तो क्या, इस नदी का पानी ऐसा है जैसे फ्रिज का बर्फीला पानी। ये कहते हुए औरतें आपस में बातें कर ही रही थी और सिंड्रेला परी उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। फिर सिंड्रेला खुश होते हुए बोली, लगता है मुझे मेरी गर्मी से बचने का इलाज मिल गया। इतना कहकर सिंड्रेला परी उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर वो नदी आ ही गई जिसकी सभी औरतें बात कर रही थी। फिर उन औरतों के जाने के बाद सिंड्रेला परी तुरंत नदी में कूद गई। नदी में कूदकर सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, कितना ठंडा पानी है, अरे वाह, मन कर रहा है इसी में बैठी रहूं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ना एसी की जरूरत ना मसूरी जाने की। इस तरह सिंड्रेला परी ने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा ही लिया। अब वो रोज उस नदी में घंटों समय बिताया करती और शाम होते ही वापस परी लोक लौट जाती। बरखापुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक बकरी थी जिसका दूध बेचकर वो अपने घर का गुजारा करता था। एक बार मोहन की बीवी कमला बीमार पड़ गई। मोहन के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बकरी को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाएगा। ये सोचकर मोहन अपनी बकरी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है।
बाजार का रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। मोहन उस अम्मा के पास जाता है और पूछता है, अरे अम्मा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मुझे पास के गांव में जाना था, पर मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ रुककर आराम कर रही हूँ। अम्मा, आपको जिस गांव में जाना है वो गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं अपनी बकरी को शहर में बेचने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अभी इसका दूध निकाल कर आपको पिला सकता हूँ, जिससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। तुम्हारी बहुत कृपा होगी बेटा। उसके बाद मोहन कटोरी में बकरी का दूध निकालकर अम्मा को देता है। अम्मा वो दूध पी लेती है, जिससे उनकी भूख शांत हो जाती है। उसके बाद अम्मा मोहन से पूछती है, बेटा, इस बकरी का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम इस बकरी को बेचने क्यों जा रहे हो? क्या बताऊँ अम्मा, बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या बताऊँ, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इस बकरी को बेचने जा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकूँ, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मोहन की ये बात सुनकर अम्मा कहती है, बेटा, तुमने और तुम्हारी इस बकरी ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अब तुम्हें इस बकरी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मा, अगर मैं इस बकरी को नहीं बेचूंगा तो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊंगा? मोहन की ये बात सुनकर वो अम्मा एक मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही बूढ़ी अम्मा के हाथों में एक अंगूठी आ जाती है। यह देखकर मोहन चौंक जाता है। वो बूढ़ी अम्मा अंगूठी मोहन को देते हुए बोलती है, लो बेटा, इस अंगूठी को तुम अपने हाथ में पहन लो। ये एक जादुई अंगूठी है। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो इस अंगूठी को चूमना। तुम्हारे पास जादुई सोने के कंगन का पेड़ आ जाएगा। तुम उस पेड़ से अपनी जरूरत के अनुसार कंगन ले लेना और फिर वो पेड़ अपने आप गायब हो जाएगा। पर याद रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस अंगूठी का इस्तेमाल ना करे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। मोहन बूढ़ी अम्मा की बात बड़े ही ध्यान से सुनता है और कहता है, धन्यवाद अम्मा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपनी बकरी को लेकर गांव वापस आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप तो बकरी को बेचने बाजार गए थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे कमला, अब हमें अपनी बकरी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? उसके बाद मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उसे जादुई अंगूठी दिखाता है। रुको, मैं इस अंगूठी का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मोहन उस अंगूठी को चूमता है। अंगूठी चूमते ही उसके सामने एक सोने के कंगन का पेड़ आ जाता है। सोने के कंगन के पेड़ को देखकर मोहन और उसकी बीवी कमला बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मोहन उस पेड़ से कुछ सोने के कंगन तोड़ लेता है। मोहन के कंगन तोड़ने के बाद वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। कमला, मैंने इस पेड़ से जरूरत के अनुसार कंगन तोड़ लिया है। अब मैं इन कंगन को बेचकर मिले हुए पैसों से तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। उसके बाद मोहन उस कंगन को सुनार के पास बेचकर उनसे मिले हुए पैसों से अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही अब रोज मोहन अपनी जरूरत के हिसाब से सोने के कंगन के पेड़ से अपनी जरूरत अनुसार कंगन तोड़ने लगा। धीरे धीरे मोहन की गरीबी खत्म हो जाती है। अब मोहन गांव में भी सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। मोहन के पास इतना पैसा देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के दो लोग बिरजू और रघु को ये राज नहीं आता कि मोहन इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। अरे, इस गरीब मोहन के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है? भाई, हमें मोहन पर नजर रखनी पड़ेगी। वो दोनों मोहन पर नजर रखने लगे। ऐसे ही एक दिन बिरजू घर के खिड़की से मोहन के घर के अंदर झांक रहा था।
तभी उसे सोने के कंगन का पेड़ दिखाई देता है। ये देखकर बिरजू बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है, सोने के कंगन का पेड़, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये सोचकर बिरजू अपनी आंखें मलता है और एक बार फिर उस पेड़ की तरफ देखता है और सोचता है, अच्छा, तो ये मोहन के पास ये जादुई सोने के कंगन का पेड़ है। इसी सोने के कंगन के पेड़ की वजह से वो इतना धनवान हो गया है। मुझे ये बात अभी रघु को बतानी होगी। बिरजू जल्दी से रघु के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा है तो रात में जब सब सो जाएंगे तो हम मोहन के घर में डाका डाल देंगे, उस पेड़ के सारे सोने के कंगन चुरा लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो रघु। रात होते ही बिरजू और रघु पेड़ के सोने के कंगन चुराने के इरादे से रघु के घर जाते हैं, पर उन्हें वो पेड़ कहीं नहीं दिखता। फिर रघु गुस्से से बिरजू को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है, अरे बिरजू, वहाँ तो कोई कंगन का पेड़ है ही नहीं, तुमने मुझे पागल बनाया। अरे नहीं रघु, मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा। मैंने सचमुच मोहन को उस पेड़ में से सोने के कंगन तोड़ते हुए देखा था। तू मुझे अपने जैसा पागल समझ रहा है क्या? मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रघु वहाँ से चला जाता है, लेकिन बिरजू उस सोने के कंगन के पेड़ को नहीं भूल पाता। मैंने मोहन के घर सोने के कंगन का पेड़ देखा तो था, लेकिन बाद में वो पेड़ कहाँ गायब हो गया? ये सोचते हुए बिरजू वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से मोहन पर नजर रखने लगता है और उसके घर के अंदर झांकने लगता है। आज तो मैं उस सोने के कंगन के पेड़ का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा। बिरजू काफी देर तक मोहन के घर के बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मोहन रोज की तरह उस सोने की अंगूठी को पहनकर उसे चूमता है। अंगूठी चूमते ही उसके सामने सोने के जादुई कंगन का पेड़ आ जाता है। वो उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार कंगन तोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो पेड़ गायब हो जाता है। ये सब छुपकर बिरजू देख रहा था। अच्छा, तो इस तरह उस पेड़ को बुलाया जाता है। मैं आज रात ही मोहन से उस अंगूठी को चुरा लूंगा और उस सोने के कंगन के पेड़ को बुलाकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और रात होने पर छुपकर मोहन के घर के अंदर आता है। वो देखता है कि मोहन बहुत आराम से सो रहा है। किसी तरह उसकी अंगूठी चुरा लेता है और वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचता है। अरे वाह, अंगूठी मैंने चुरा ही ली। अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अब मेरे पास भी कभी न खत्म होने वाले पैसे होंगे। अब मैं भी जल्द से जादुई सोने के कंगन वाले पेड़ को बुला लेता हूँ। ऐसा बोलकर बिरजू जैसे ही उस अंगूठी को पहनकर चूमता है तो उसे जोर का करंट का झटका लगता है और वो वही जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ना ही वहाँ से उठ पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। जब अगली सुबह मोहन को बिरजू के बारे में पता चलता है तो वो उसके घर जाता है और उससे बोलता है, बिरजू, ये अंगूठी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करता है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने ये वरदान सिर्फ मुझे ही दिया था और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मेरे अलावा अगर कोई और इंसान इसका उपयोग करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। अगर तुम्हें धन चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मैं कभी मना नहीं करता, पर तुमने चोरी की इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। इतना कहकर मोहन अपनी अंगूठी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। बिरजू को उसके किए की सजा मिल जाती है और उधर मोहन जादुई अंगूठी से खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल।
उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है, जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत, आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो।
अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ।
ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।